जंग जीतना जितना मुश्किल है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है जंग के बाद का समझौता करना। पिछले 50 दिनों से जो खेल हम और आप देख रहे हैं वो अब अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। अमेरिका से लेकर ईरान तक ये फुसफुसाहट है कि क्या वाकई शांति का सूरज उगने वाला है। डील मेकर ट्रंप की मेज पर रखे दस्तावेज ने पूरी दुनिया की नजरें अपनी ओर खींच रखी हैं। दावा है कि ये डील का वो खाका है जो जंग को ओल्ड न्यूज़ बना देगा। पर क्या ट्रंप के एक दस्तखत के साथ ही सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या सच में हॉर्मूज का रास्ता बिना किसी रोक टोक के खुल जाएगा? क्या वाकई डील के लिए ट्रंप ईरान को अरबों डॉलर देने के लिए तैयार हो जाएंगे? ड्राफ्ट पर अमेरिका में अंदर खाने क्या बात चल रही है, आज इसी पर बात करेंगे। नमस्ते, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sharda University and Saluja Gold. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. ट्रंप की टीम कई हफ्तों से ईरान के साथ एक डील करने की कोशिश कर रही है जिससे जंग खत्म की जा सके, लेकिन अब तक ये कोशिशें बार बार अटकती रही हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे पर शर्तों को गलत तरह से पेश करने का आरोप लगाते रहे हैं। लेकिन अब करीब 2 महीने की मेहनत के बाद खबर है कि एक नया ड्राफ्ट तैयार किया गया है। दावा है कि इस पर दोनों पक्षों की लगभग सहमति बन चुकी है। अब इंतजार है तो बस ट्रंप के दस्तखत का। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अभी ये तय करना बचा है कि ट्रंप इस एमओयू पर साइन करेंगे या नहीं, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन करेंगे या नहीं। अभी भी दोनों देशों के बीच कुछ मुद्दों पर भाषा को लेकर बातचीत चल रही है। न्यूक्लियर स्टॉकपाइल एक बड़ा इश्यू है। We're going back and forth on a couple of language points. I do think that we've made a lot of progress here. It's very clear that I think the Iranians, they want a deal and they want to open the Straits of Hormuz. We want them to open the Straits of Hormuz. There are a couple of issues on the nuclear stuff, the highly enriched stockpile, and also the question of enrichment. So, we're going back and forth with them. We do think they're negotiating, at least so far, in good faith, and we're making some progress. ट्रंप ने इस ड्राफ्ट को इजराइल समेत अपने सहयोगी देशों के साथ शेयर भी किया है। बातचीत को तेज करने के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार 29 मई को वॉशिंगटन जाएंगे, जहां उनकी मुलाकात अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से होगी। लेकिन ये ड्राफ्ट अमेरिका और ईरान के बीच फाइनल डील नहीं होने वाली। ये एक तरह का खाका होगा जो फाइनल पीस डील का रास्ता साफ करेगा। इसलिए इसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू कहा जा रहा है। ड्राफ्ट में मोटामाटी वही शर्तें हैं जो अब तक मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से हम आपको बताते आए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिन के लिए सीज फायर आगे बढ़ेगा। इस दौरान एक फाइनल एग्रीमेंट पर बातचीत होगी। ईरान के साथ साथ लेबनान पर भी हमले बंद होंगे। पहले भी ईरान ने शर्त रखी थी कि कोई भी डील तभी की जाएगी जब उसमें लेबनान पर भी हमलों को रोकने का क्लॉज जोड़ा जाए। ये और बात है कि सीज फायर होने के बावजूद इजराइल लगातार लेबनान के शहरों में मिसाइलें दाग रहा है। इस दस्तावेज में लिखा है कि दोनों पक्ष बातचीत के दूसरे फेज में यूरेनियम एनरिचमेंट और न्यूक्लियर स्टॉक पाइल पर बात करने के लिए सहमति जताएंगे। यानी अभी इस मुद्दे पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन दोनों पक्ष मान गए हैं कि यह भविष्य की बातचीत का सबसे अहम हिस्सा होगा। आप जानते हैं कि ट्रंप चाहते हैं ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को सौंप दे। ट्रंप इसे न्यूक्लियर डस्ट कहते हैं। काउंटर ऑफर में ईरान ने कहा था कि वो यूरेनियम रूस या चीन को ट्रांसफर करने पर विचार कर सकता है। इस पर ट्रंप कई बार हामी भरकर मुकर भी चुके हैं। यही मुद्दा अब तक दोनों देशों के बीच डील न हो पाने का सबसे बड़ा कारण रहा है। लेकिन अब शुरुआती ड्राफ्ट में इसे आगे की बातचीत के लिए टाल दिया गया है। अब आते हैं उन मुद्दों पर जहां बातचीत अटक रही है। सबसे पहले तो आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। अमेरिका का कहना है कि जैसे ही शुरुआती समझौता लागू होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को तुरंत जहाजों के लिए खोल दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका का नेवल ब्लॉकेड पूरी तरह नहीं हटेगा, उसे धीरे धीरे कम किया जाएगा। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि ईरान युद्ध से पहले जितना समुद्री ट्रैफिक था कितनी जल्दी वो बहाल कर पाता है। अमेरिका चाहता है कि ईरान हॉर्मूज में बिछाई गई बारूदी सुरंग यानी नेवल माइंस को जल्द से जल्द हटाए। इसलिए नाकेबंदी में ढील को एक तरह के प्रोत्साहन के तौर पर देखा गया है। बातचीत से जुड़े एक डिप्लोमेट ने एनवाईटी को, न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि ईरान ने 30 दिनों के लिए जहाज़ों की आवाजाही को युद्ध से पहले वाले लेवल पर बहाल करने पर सहमति जताई है। इस दौरान दोनों पक्ष अंतिम समझौते पर बातचीत जारी रखेंगे। इसके बाद क्या होगा, इस पर अभी भी अमेरिका और ईरान के बीच चर्चा चल रही है। वहीं ईरानी अधिकारियों का कहना है कि समझौते के तहत अमेरिकी नाकाबंदी 30 दिनों के भीतर हटा ली जाएगी। बातचीत के दौरान हॉर्मूज का रास्ता खुला रहेगा, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों का कहना है
कि नाकाबंदी हटाने के लिए अभी कोई तय समय सीमा नहीं रखी गई है। यानी दोनों पक्ष इस बात पर सहमत दिख रहे हैं कि हॉर्मूज को खोला जाए, लेकिन नाकाबंदी कब और कितनी जल्दी हटेगी इस पर अभी भी मतभेद बने हुए हैं। अभी तक डील के जो भी ड्राफ्ट्स बाहर आ रहे थे उनमें इन्हीं मुद्दों का जिक्र हुआ करता था, लेकिन इस बार के दस्तावेज में एक और मुद्दा एड्रेस किया गया है। बातचीत के शुरुआती दिनों में ईरान ने मांग की थी कि जंग के दौरान अमेरिका और इजराइल के हमलों की वजह से उसे जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। तब ट्रंप और अमेरिकी अधिकारियों ने इससे साफ तौर पर इनकार कर दिया था, लेकिन अब खबरें हैं कि MOU में इसका क्लॉज भी रखा गया है। अमेरिका इसे इन्वेस्टमेंट फंड कह रहा है। ये समझौते के ड्राफ्ट का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। इसके तहत अमेरिका ईरान में कुछ पैसे निवेश करेगा या करवाएगा। इसे जंग में हुए नुकसान के बदले एक तरह का कॉम्पेंसेशन कहा जा सकता है। कुछ अधिकारियों के मुताबिक इसकी रकम 300 अरब डॉलर यानी करीब 28,50,000 करोड़ रुपए तक हो सकती है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि अगर अंतिम समझौता हो जाता है तो ये फंड ईरान के लिए एक तरह के पुनर्निर्माण कार्यक्रम यानी रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम का काम करेगा। कुछ ईरानी अधिकारियों का दावा है कि युद्ध से ईरान को 300 अरब डॉलर से लेकर $1 ट्रिलियन तक का नुकसान हुआ है। फिलहाल इसे एक अंतर्राष्ट्रीय निवेश कोष के तौर पर देखा जा रहा है, जिसे अमेरिका अंतिम समझौते की स्थिति में आगे बढ़ाने में मदद करेगा। इस फंड के प्लान और इस्तेमाल पर आने वाले महीनों में और बातचीत होगी। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। दिलचस्प बात यह है कि इन्वेस्टमेंट फंड का ये आइडिया मिडिल ईस्ट में मौजूद खास दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर ने दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने सुझाव दिया था कि अगर समझौता हो जाए तो ईरान में बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग शुरू की जा सकती है। ईरानी अधिकारियों ने भी अमेरिकी डिप्लोमेट्स को प्रस्ताव दिया है कि समझौते के बाद अमेरिकी कंपनियों, खासकर तेल और ऊर्जा क्षेत्र की बड़ी कंपनियां ईरान में निवेश कर सकती हैं। हालांकि अमेरिका ने अब तक इस इन्वेस्टमेंट फंड पर पब्लिकली कोई बयान नहीं दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का आखिरी पेंच फंसा है फ्रोजन एसेट्स पर। दुनियादारी के 27 मई के एपिसोड में हमने आपको बताया था कि ये फ्रोजन एसेट्स क्या होते हैं और अमेरिका ने इन्हें कैसे फ्रीज किया है, कैसे रोक रखा है। उस एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ईरान के करीब 24 अरब डॉलर अलग अलग देशों के बैंकों में फंसे हुए हैं। ईरान का कहना है कि जब तक इनमें से कुछ पैसा नहीं छोड़ा जाता तब तक किसी गंभीर बातचीत की शुरुआत हम नहीं करने वाले हैं। ड्राफ्ट के तहत ईरान की विदेशों में फंसी कुछ रकम को धीरे धीरे जारी करने का रास्ता खुल सकता है। हालांकि कागज पर लिखी बात और दोनों पक्षों के बीच मौखिक सहमति में फर्क हो सकता है, लेकिन ये मुद्दा ट्रंप के लिए राजनीतिक तौर पर काफी संवेदनशील है। असल में 2016 में राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल के दौरान अमेरिका और ईरान के बीच कैदियों की अदला बदली हुई थी। उस दौरान दोनों देशों में परमाणु समझौता भी हुआ था। इसके तहत एक पुराने फाइनेंशियल विवाद को सुलझाते हुए अमेरिका ने ईरान के 16,1400 करोड़ रुपए लौटाए थे। इसका कुछ हिस्सा प्लेन में कैश भरकर ईरान पहुंचाया गया था। ट्रंप और उनके समर्थक इसे पैलेट्स ऑफ कैश विवाद कहते हैं। ऐसे में अगर ट्रंप अब ईरान को उससे भी ज्यादा रकम जारी करने की मंजूरी देते हैं तो उन पर कई सवाल उठ सकते हैं। ट्रंप लगातार ये दावा करते आ रहे हैं कि वो ईरान से जो डील करेंगे वो ओबामा की डील से बिल्कुल उलट और कहीं ज्यादा बेहतर होगी। इसी वजह से ट्रंप ने अपने सहयोगियों से साफ कहा है कि ऐसा कोई समझौता नहीं होगा जिसमें अमेरिका सीधे ईरान को नकद भुगतान करता दिखे। इस समस्या का हल निकालने के लिए ट्रंप की टीम ऐसे विकल्पों पर काम कर रही है जिनमें कतर जैसे तीसरे देश ईरान की फ्रोजन जो रकम है उसको जारी करें ताकि अमेरिका को सीधे पैसा न देना पड़े। रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्राफ्ट में ईरान की रकम को कई स्टेप्स में रिलीज करने का वादा हो सकता है, लेकिन ये कितना मुमकिन है? अगर ट्रंप ने ईरान को उसके पैसे देने का कोई तीसरा रास्ता खोज भी लिया तो भी इसे अमेरिका की हार की तरह देखा जा सकता है। क्या ट्रंप वाकई इन्वेस्टमेंट के नाम पर ईरान को 300 अरब डॉलर जितनी बड़ी रकम मुआवजे के तौर पर देंगे? अगर नहीं तो क्या ये शर्तें डील को अटका भी सकती हैं? हमने जानकारों से पूछा। इसकी संभावना न्यूनतम है कि $300 बिलियन इन्वेस्ट करने के लिए ट्रंप तैयार हो जाए। 2 मिनट के लिए अगर हम मान भी लें कि ट्रंप साहब तैयार हो रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, कौन इन्वेस्ट करेगा? हालांकि उनके जो 2 मुख्य निगोशिएटर हैं, स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद और ट्रंप साहब के दामाद जैरेड कुशनर, ये दोनों रियल एस्टेट टाइकून हैं, इन्वेस्टर हैं। उनके लिए पॉसिबिलिटी है कि वो कर सकते हैं, लेकिन 300 बिलियन कोई छोटा अमाउंट नहीं होता, वो भी ईरान जैसे देश में जहां इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आएगा कि नहीं, अभी जो वहां की स्थितियां हैं वो इन्वेस्टमेंट कितना सेफ होगा, उसका आगे जाके लॉन्ग टर्म कैपिटल रिटर्न मिलेगा कि नहीं, ये सारी क्वेश्चंस हैं जो एक इन्वेस्टर जरूर सोचेगा।
लेकिन ये बात तो है कि पहले भी ये प्रपोजल जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ से आया है कि वो रियल एस्टेट में वहां इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है अमेरिका या अमेरिकन या ट्रम्प पर्सनली इन्वेस्ट कर पाएंगे। ईरान की ये शर्त जरूर रहेगी कि जो सैंक्शंस इम्पोज किए गए हैं उस पे 2018 के बाद, जब से जेसीपीओ ट्रम्प ने विड्रॉ किया है, उनके पास कैश की सचमुच कमी है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। वहां इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट उस अग्रीमेंट का पॉइंट ये भी होगा कि वो जो पैसा उनका $25 बिलियन वो कहते हैं ईरानियंस, वो फंसा पड़ा है कुछ कतर में, कुछ यूरोपियन देशों में, वो उनको निकालना चाहते हैं, मतलब वो डीफ्रीज करना चाहते हैं उनके पैसे जो कि पहली की बहुत बर्बादी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, हॉस्पिटल्स, कई सारे, मतलब 13,000 इंस्टॉलेशन टूटे हैं, तो ये भी रहे होंगे। तो उनको कैश की सख्त जरूरत है। एक तो ऑलरेडी युद्ध के पहले ही वहां 40% के लगभग इन्फ्लेशन था, मुद्रास्फीति। तो अगर वो उनको पैसा नहीं मिलेगा तो वहां का दैनिक गतिविधि नहीं चल पाएगा और रिवोल्ट हो सकता है, जो पहले भी हो रहा था। इसलिए वो एक स्टिकिंग पॉइंट जरूर रहेगा। लेकिन ईरानियंस को ये पता है कि जिस स्थिति में इस समय अमेरिका है या दुनिया है होर्मुज को लेकर, कुछ ना कुछ रियायत मिलेगी। तो मुझे लग रहा है कुछ ऐसा नहीं मिले कि डायरेक्ट कैश मिल जाए, कुछ इंसेंटिवाइज किया जाए कि 30 दिन तक या 60 दिन तक आप पर तेल जितना दुनिया को बेचना है बेचिए, उसके बाद जो उसको पैसा आएगा उसके बाद हम देखेंगे आपको कैसे हेल्प किया जा सकता है। यानी कोई ये नहीं कहेगा कि अचानक से उनको छोड़ दो। कई और शर्तों पे हो सकता है कतर या जीसीसी कंट्रीज को कहें कि जो जो इन्वेस्टमेंट, जो जो इनके पैसे फंसे पड़े हैं उनको वापस करो, उसके मीन्स निकाले जाएंगे। लेकिन डायरेक्ट पैसे दे दे $25 बिलियन कतर और यूरोपियन स्टेट्स, मुझे नहीं लगता है ऐसा ट्रम्प साहब उसके लिए अग्री करेंगे। बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी है। 29 मई को यूक्रेन पर हमले के दौरान रूस का एक ड्रोन पड़ोसी देश रोमानिया में जा गिरा। रोमानिया एक नेटो सदस्य देश है। ये ड्रोन रोमानिया के गालाती शहर में एक रिहायशी इमारत से टकराया, जिससे वहां आग लग गई और 2 लोग घायल हो गए। रोमानिया के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि पिछले 4 सालों में 47 बार ऐसा हुआ है जब रूसी ड्रोन्स का मलबा रोमानिया की जमीन पर गिरा हो, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब इसमें रोमानिया के नागरिक घायल हुए हों। इस घटना के बाद रोमानिया के 3 जिलों में एयर रेड अलर्ट जारी किया गया है और F-16 लड़ाकू विमानों को गश्त लगाने के लिए भेजा गया है। इससे पहले 25 अप्रैल को भी रोमानिया के इसी गलाती इलाके में 2 ड्रोन्स के मलबे मिले थे। तब रूस ने न तो इसकी जिम्मेदारी ली थी और न ही इनकार किया था। रोमानिया के राष्ट्रपति ने इस मुद्दे पर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है और रूसी राजदूत को तलब किया है। जब रोमानिया के विदेश मंत्रालय ने रूसी राजदूत व्लादिमीर लिपायेव को तलब किया तो उन्होंने अपनी गलती मानने के बजाय इसे यूक्रेन की उकसाने वाली साजिश बताया। रूसी राजदूत ने दावा किया कि यह ड्रोन यूक्रेन का भी हो सकता है या फिर यूक्रेन ने इसे जानबूझकर रोमानिया की तरफ मोड़ दिया हो, ऐसा उनका कहना है। इस बीच पूरे यूरोप में रूस की आलोचनाएं शुरू हो गई हैं। नेटो के महासचिव मार्क रूटा ने रूस को चेतावनी दी, कहा है कि रूस की यह हरकत सबके लिए खतरा है और नेटो अपने इलाके की एक इंच जमीन उसकी रक्षा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। फ्रांस और यूरोपियन यूनियन EU ने भी इसे रूस की गैर जिम्मेदाराना हरकत बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। यूक्रेन का भी यही कहना है कि इस घटना ने साबित कर दिया है कि यह जंग अब सिर्फ यूक्रेन की सरहदों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे यूरोप के लिए खतरा है। रूस यूक्रेन जंग में ड्रोन्स का रास्ता भटकना या पड़ोसी देशों में गिरना अब कोई नई बात नहीं रह गई है। हर बार रूस इन्हें एक हादसे के तौर पर पेश करता है, लेकिन इसके पीछे की असली नीयत क्या है ये साबित करना लगभग नामुमकिन है। पश्चिमी देश ये आरोप लगाते हैं कि रूस ने ऐसा जानबूझकर किया है। हाल के महीनों में लिथुआनिया, एस्टोनिया और लातविया जैसे 3 बाल्टिक देशों में भी ड्रोन्स क्रैश हुए हैं। इसी महीने एस्टोनिया में एक यूक्रेनी ड्रोन मार गिराया गया था, जिसके लिए यूक्रेन को माफी भी मांगनी पड़ी थी। अगली सुर्खी, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के एक बयान पर बवाल मचा हुआ है। उनका कहना है कि उन्होंने इजरायली सेना को गजा पट्टी के 70% हिस्से पर कब्जा करने का आदेश दिया है। अक्टूबर 2025 में जब इजराइल और हमास के बीच सीज फायर हुआ था, तब यह तय हुआ था कि गजा का 53% हिस्सा इजराइल के कंट्रोल में रहेगा। लेकिन अब नेतन्याहू कह रहे हैं कि उनके पास 60% हिस्सा है और वो इसे बढ़ाकर 70% करना चाहते हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री ने भी कहा है कि उनका मकसद फिलिस्तीनियों को गजा से बाहर निकालना है। अगर इजराइल गजा के 70% हिस्से पर कब्जा कर लेता है तो बचे हुए 22 लाख फिलिस्तीनियों को सिर्फ 30% हिस्से में ही
गुजारा करना पड़ेगा। ऐसा हुआ तो ये सीज फायर के नियमों का उल्लंघन होगा। ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के प्रस्ताव और डोनाल्ड ट्रंप के पीस प्लान के भी खिलाफ होगा। नेतन्याहू इस समय चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। अक्टूबर 2026 में इजराइल में प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव होने हैं। कहा जा रहा है कि नेतन्याहू का ये रुख इसी प्लानिंग का हिस्सा है। अब वजह चाहे जो भी हो, अंदेशा है कि गजा में हालात पहले से भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। अगली खबर पर बढ़ने से पहले एक वीडियो देखिए। तस्वीरों में आप जो बड़े धमाके के बाद उठती लाल लपटें देख रहे हैं वो एक रॉकेट फटने की है। रॉकेट को कुछ दिनों बाद अंतरिक्ष के लिए लॉन्च किया जाता। लॉन्चिंग से पहले अमेरिका के फ्लोरिडा में इसकी टेस्टिंग चल रही थी, लेकिन तभी रॉकेट अचानक फट गया। इसके झटके फ्लोरिडा के किनारे अटलांटिक महासागर से लेकर मीलों दूर दूसरे राज्य साउथ कैरोलिना तक महसूस किए गए। 185 किलोमीटर दूर तक लोगों को आसमान नारंगी रंग का दिखाई दे रहा था। हादसे के आसपास वाली जगह पर लोगों के घरों की खिड़कियां हिलने लगी। लोग सोशल मीडिया पर पूछने लगे ये क्या हुआ। हादसा दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मून मिशन के लिए भी एक झटका है, और झटका दुनिया के चौथे सबसे अमीर इंसान और अमेजॉन के मालिक जेफ बेजोस के सपनों के लिए भी है। जो रॉकेट फटा है उसका नाम न्यू ग्लेन है। इसे जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन ने बनाया है। ये कंपनी का सबसे बड़ा रॉकेट था। इसे सैटेलाइट से लेकर चांद पर लैंडर ले जाने के लिए बनाया गया है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा आर्टेमिस नाम के एक अहम मून मिशन पर काम कर रही है। इसके तहत अगले साल तक चांद पर बेस बनाया जाना है। फिर 2028 तक उसमें इंसानों को उतारने की तैयारी है। अभी 3 दिन पहले ही आर्टेमिस 3 के 3 चरणों में से पहले चरण का कॉन्ट्रैक्ट ब्लू ओरिजिन को मिला है। इसके तहत कंपनी चांद पर पेलोड लेकर जाएगी। इस मिशन के लिए भी इसी न्यू ग्लेन रॉकेट का इस्तेमाल होना था। मिशन से पहले रॉकेट का हॉट फायर टेस्ट किया जा रहा था। इस टेस्ट में रॉकेट को लॉन्च नहीं किया जाता, बल्कि लॉन्चिंग पैड में रखकर कुछ समय के लिए इंजन स्टार्ट किया जाता है। लेकिन टेस्टिंग के दौरान ये अचानक फट गया। फिर जोरदार धमाका हुआ। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई है। कंपनी ने बयान जारी कर बताया है कि उसके सभी क्रू मेंबर्स सुरक्षित हैं। कंपनी ने हादसे का कारण रॉकेट में आई तकनीकी खराबी को बताया है। फिलहाल इस धमाके ने ब्लू ओरिजिन को एक बड़ा सेटबैक दिया है। जेफ बेजोस का स्पेस प्रोग्राम्स में गहरा इंटरेस्ट है। वो खुद अंतरिक्ष की यात्रा कर चुके हैं। मस्क के स्पेस एक्स की तरह बेजोस ने ब्लू ओरिजिन नाम से अपनी स्पेस कंपनी बनाई है। दोनों कंपनियां अमेरिकी स्पेस प्रोग्राम में बड़ी प्राइवेट प्लेयर बनकर उभरी हैं। दोनों नासा के लिए भी अहम मिशंस पर काम कर रही हैं। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।